हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर हमारे मयूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड में सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। कोई सी भी परीक्षा लीजिए, सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई कठिन पूछते हैं तो राजनीति विज्ञान में ही पूछते हैं। तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से ये उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स है उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज शुरुआत करेंगे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए राजनीतिक विज्ञान टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजनीतिक विज्ञान और उनके सिद्धांत। कि जो राजनीतिक विज्ञान है और उसके सिद्धांतों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से होती है। हम निश्चित रूप से सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे समाज रहते हैं, हम भी समाज रहते हैं। समाज की सबसे छोटी कई परिवार है, तो हम परिवार में रहते तो एक समाज का ही रूप है। और हमारी जो पूर्ति है वो हमारे आसपास के परिवार या समाज से हमारी पूर्ति होती है। समाज में रहकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव है। सही कहा दोस्तों। अगर हमारा व्यक्तित्व का विकास अगर सही तरीके से होना है तो निश्चित रूप से हमें समाज के लोगों के संपर्क में आकर ही हम अपने जीवन का सही व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। राज्य समाज का एक अंग है। राज्य है वह एक समाज का ही अंग है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य जब राज्य में रहता है आगे देखिए, मनुष्य जब राज्य में रहता है तब राजनीतिक समस्या उत्पन्न होती है और राज्य में व्यक्ति के परस्पर संबंधों का प्रश्न उत्पन्न होता है तथा राज्य में समुचित ढंग से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, जिसके कारण राजनीतिक विज्ञान का अस्तित्व आया। कि आपको किसी भी राज्य को सही अगर समूचे ढंग से चलाना तो उसमें सरकार की आवश्यकता होती है, उसमें राजनीतिक विज्ञान का होना आवश्यक है। अब राजनीतिक सिद्धांत कि राजनीति शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है, जो यूनानी शब्द पोलिस से बना है। पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य, जिसका विकास एवं विस्तृत रूप से राजनीति है। कि इसका जो पोलिस शब्द लिया गया है यूनानी से, इसका अर्थ है कि नगर या राज्य जिसका विकसित एवं विस्तृत रूप ही राजनीतिक है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान के बारे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या बताया कि राजनीतिक अच्छे जीवन की प्राप्ति का साधन है। कि आपको अच्छे जीवन की प्राप्ति करनी है तो उसका राजनीतिक एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की उपशाखा है। राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सामान्य ढांचा प्रस्तुत करती है। राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संबंध मनुष्य का सार्वजनिक जीवन से है। कि जो भी राजनीतिक संबंध है वो मनुष्य के सार्वजनिक जीवनों से जुड़ा हुआ है। अब जॉर्ज कैटलिन ने क्या कहा? जॉर्ज कैटलिन ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है। कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान दोनों का राजनीतिक दर्शन मिश्रण है। राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कार्य बताए हम। सिद्धांत के प्रमुख 3 कार्य, पहला है वर्णन, समालोचन और पुनर्निर्माण। ये 3 प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के कार्य बताए गए हैं। मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था का निर्माण करता है। कुछ समय पश्चात व्यवस्था की आलोचना होने लगती है और नई व्यवस्था का सुझाव आने लगता है। अतः इस वर्णन में कृत्य राजनीतिक विज्ञान के
क्षेत्र में आता है तथा समालोचन और पुनर्निर्माण के कृत्य राजनीतिक दर्शन में आते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख दो अंग बताए गए हैं। एक तो है राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख दो अंग बताए गए हैं, जिसमें पहला राजनीति विज्ञान, दूसरा राजनीति दर्शन। अब पहला राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। किसी भी विषय के क्षेत्र से अभिप्राय यह है कि उस विषय के अंतर्गत किस प्रकार की विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है। कि हम कोई सा भी विषय या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम किस प्रकार की सामग्री का अध्ययन करते हैं और किन किन बातों का हम समावेश करते हैं, यही उस विषय के क्षेत्र से अभिप्राय है। आगे देखिए, फ्रेडरिक पोर्कल ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है। जो फ्रेडरिक पोर्कल थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है। उसमें सबसे पहला है संवैधानिक राजनीति का अध्ययन, दूसरा है व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन। पहला है संवैधानिक, दूसरा व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन। अब विलोबी के अनुसार तीन प्रकार बताया कि राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन। ये विलोबी के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के तीन कार्य बताए गए हैं। आगे देखिए, गिलक्रास्ट के अनुसार बताया गया है कि राज्य के वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन। कि जो भी राज्य है उसका वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में जो अध्ययन करता है वह राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं में रेखांकित किया जा सकता है, जैसे कि राज्य का अध्ययन और सरकार का अध्ययन, ये मुख्यतः रूप से है। आगे देखिए कि अच्छे व्यक्ति के जीवन का अध्ययन। कि राजनीतिक विज्ञान में जो भी है, अच्छे व्यक्ति के जीवन का अध्ययन हम करते हैं। तथ्यों व कारणों का अध्ययन। जो भी राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख तथ्य है उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। मनुष्य, समाज और राजनीतिक संगठनों का अध्ययन। जो भी समाज है उनका हम, और जो राजनीतिक संगठन है उनका हम राजनीतिक विज्ञान में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। कानून और संविधान का अध्ययन। कि राजनीतिक विज्ञान में राजनीति में कानून और संविधान का अध्ययन तो महत्वपूर्ण माना गया है। सती, सत्ता और राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन। समाज में मूल्यों का अधिकारित आवंटन का अध्ययन। संपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीतिक दलों एवं दबाव के समूहों का अध्ययन। ये हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं। अब यूनेस्को सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1948 में। उस 1948 के जो यूनेस्को सम्मेलन हुआ था उसमें बताया गया कि वर्ष 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में पेरिस में राजनीतिक विज्ञान के सम्मेलन में राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या हो के विषय में सम्मेलित में आयोजित हुआ, जिससे राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय तय किया गया। कि जो भी राजनीतिक विज्ञान है उसमें कौन कौन से विषय होने चाहिए और राजनीतिक विज्ञान के क्या क्या विषय होंगे, उसके बारे में एक विशेष रूप से सम्मेलन तैयार किया गया और वो सम्मेलन यूनेस्को सम्मेलन के रूप में 1948 के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें बताया गया कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत 2 नंबर बताए गए। राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन। और 3 नंबर पर इन्होंने बताया राजनीतिक दल, दबाव समूह, समुदाय, सहभागिता, लोकमत। और 4 नंबर पर इन्होंने बताया कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय तिथि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन, जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताया। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाने के कारण राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक, मतलब बहुत बड़ा हो गया है। कि जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने के कारण राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हो गया। आगे देखिए राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। अब राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। के राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार 2 मुख्य रूप से बताए हैं। पहला परंपरागत और आधुनिक।
अब दोनों की हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम परंपरागत के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम आधुनिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि परंपरागत सिद्धांत राजनीतिक जीवन की चिंतन, समस्या और मानव मूल्य से संबंधित में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि जो भी समस्या होती है राजनीतिक जीवन में और जो भी मानव मूल्यों का संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उपागम आदर्शों, मानकों, इतिहास, कानून व दर्शनों आदि पर आधारित होता है। इस उपागम में मुख्यतः दार्शनिक, मानकीय, ऐतिहासिक और कानूनी रूपवादी संस्थागत का कुछ सीमा तक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था कि यह जो परंपरागत सिद्धांत है यह व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था। इसमें आगे देखिए कि प्रमुख परंपरागत राजनीतिक विचारक, इसमें प्लेटो, अरस्तु, सिरसो, एक्विना, मोंटेस्क्यू, कास्ट और हिगल आदि प्रमुख परंपरागत राजनीतिक विचारधारा के समर्थक थे। यह उपागम यूनानी विचारधारों प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स और लेखों में उभरा और 20वीं शताब्दी तक जारी रहा था। आगे देखिए, आगे बताया गया कि राज्य के अध्ययन के रूप में कि जो भी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनको राज्य के अध्ययन के रूप में क्या बताया कि गर्नर, ब्लंस्की, गरेट्स, लॉर्ड एक्टन और जेलिनेक आदि ने राजनीतिक राज्य में जो अध्ययन है के रूप में स्वीकार किया है। अब इसमें मुख्यतः गर्नर ने क्या बताया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अंत राज्य से होता है, कि जो भी राजनीतिक है विज्ञान उसका अंत और प्रारंभ अगर राज्य से होता है तो वो सिद्धांत गर्नर ने दिया था। गैलेट ने क्या दिया कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। आपको पूछ ले कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पक्षधर ने दिया, तो हमें ध्यान रखना गैलेट के द्वारा दिया गया। दूसरा है कि सरकार के अध्ययन के रूप में जो परंपरागत है वो सरकार के रूप में कैसे अध्ययन करेगा कि लिकोक, सिले और स्टीफन आदि ने इसका समर्थन किया। इसमें लिकोक ने बताया राजनीतिक विज्ञान सरकार के संबंध विद्या है और सिले ने बताया जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन से कि जीव विज्ञान जीव से और रेखा गणित एक स्थान से दूसरी दूरी के संबंध में, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान सरकार के संबंध से बताया गया है। जो सिले महोदय ने बताया कि जिस प्रकार हम अर्थशास्त्र का धन से कनेक्शन जोड़ते हैं और जीव विज्ञान का जिस प्रकार जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो सरकार के संबंध इसका जरूरी है। 3 नंबर राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में लिकोर्क, लास्की, ग्लेट और गिलक्रास्ट आदि ने इसका समर्थन किया था। इसमें मुख्यतः ग्लेट ने क्या कहा कि राजनीतिक विज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही राज्य के राजनीतिक संगठन और राजनीतिक कार्यों में इसके राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, कि जो भी वर्तमान हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, इन तीनों ही काल में जो राजनीतिक संगठन और राजनीतिक कार्यों की परंपरागत अध्ययन करना ही राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार दोनों के रूप में अध्ययन किया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं हैं, कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उनके मुख्यतः 2 धाराओं में, जिसमें प्रथम धारा है कि राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के रूप में वर्णित करती है, कि जो भी हमारा राजनीतिक विज्ञान है उसको हम इतिहास के रूप में वर्णित करती है, जिसका प्रबल समर्थक जॉर्ज सेबाइन थे। और इसके अनुसार राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत विशेष कला, स्थान और उन परिस्थितियों को समझने में चेष्टा करता है जिन्हें वे जन्म देता है, कि जो भी राजनीतिक विज्ञान अपने आप को विषय के रूप में जन्म देती है उसके रूप में हम उनकी परिस्थितियों को समझने की
इच्छा या चेष्टा रखता है। दूसरी अवधारणा बताई कि राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्त करती है, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्त करती है। इसके प्रमुख प्रवक्ता लियो स्ट्रास थे। आगे देखिए कि राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत उपागम और अंतर्गत मुख्य निम्नलिखित पद्धतियों का उपागम आता है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत है उसमें जो परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम दो बताए गए हैं। उनमें से जो परंपरागत उपागम है उसके अंतर्गत मुख्यतः निम्न पद्धतियों के अध्ययन किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक उपागम या ऐतिहासिक पद्धति भी कह सकते हो। इसमें ऐतिहासिक उपागम में बताया गया है कि इस पद्धति या उपागम के अनुसार माना जाता है कि इतिहास की घटना से राजनीति के तथ्यों का निर्धारण किया जाता है। अतीत के अनुभवों के आधार पर वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण भविष्यों का मार्गदर्शन करता है। इस यद्यपि का प्रयोग अरस्तु, मैकेवली, बकरले, सीले, फ्रीमैन, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू ने किया, लेकिन इस उपागम के प्रमुख प्रवक्ता जॉर्ज सेबाइन थे। जो प्रमुख इनके प्रवक्ता थे वह प्रवक्ता प्रमुख जॉर्ज सेबाइन थे। राजनीतिक विज्ञान इतिहास के किसी न किसी विशेष वातावरण द्वारा ही बनता है। जो भी राजनीतिक विज्ञान का इतिहास है वो किसी न किसी विशेष वातावरण के द्वारा ही बनता है। इसमें साइबन ने लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यह एक पुस्तक साइबन द्वारा लिखी गई थी। साइबन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के तत्व तथात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक है। चार्ल्स मेरियम व डेविड स्टर्न इस उपागम की आलोचना करते हुए इसे इतिहासवाद कहते हैं। अब दो नंबर उपागम इसका दार्शनिक उपागम। यह प्राचीन उपागम है और निगमात्मक प्रणाली का एक भाग है। जो निगमात्मक प्रणाली है, निगमात्मक प्रणाली का ही दर्शनात्मक उपागम एक भाग है। इसमें पूर्व निश्चित निष्कर्मों एवं नियमों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें आदर्शवादी या विचारवादी उपागम भी कहते हैं। यह उपागम नैतिक मूल्यों को आधार मानते हैं, यह क्या होना चाहिए पर जोर देता है। और प्लेटो ने रिपब्लिक और थॉमस मोर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ इसी पद्धति के आधार पर बनाया था। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि प्लेटो ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो हमें ध्यान रखना है रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना प्लेटो ने की थी। 3 नंबर बात करेंगे तुलनात्मक पद्धति। इस ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है। यह ऐतिहासिक पद्धति की ही पूरक है। इसमें विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियों या राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक उपागम के प्रमुख प्रवक्ता में प्राचीन यूनानी विचारधारक अरस्तु, जिसमें पॉलिटिक्स, मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉस, डी टाकवेल, डेमोक्रेसी इन अमेरिका और तथा लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी है। ये तुलनात्मक पद्धति के मुख्य रूप से बताए गए हैं। अब बात करेंगे कानून पद्धति। जो कानूनी पद्धति है 4 नंबर की, उसके बारे में बताया कि ये उपागम राज्य की एक कानून इकाई मानी जाती है। जो राज्य की जो कानून व्यवस्था होती है वो कानून पद्धति में मानी जाती है, जिसका कार्य कानून बनाना है और उन्हें क्रियान्वयन करना। जो भी कानून है वो कानून बनाना और उनको लागू करना। विलोबी और डेग्वी प्रमुख इसके कानून पद्धति के समर्थक थे। अब बात करेंगे हम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के जो पतन हुआ था उसका कारण, क्योंकि आपको पहले बताया कि 2 सिद्धांत है, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। अगर परंपरागत खत्म हुआ तो ही आधुनिक कारण सिद्धांत आएगा। तो बात करेंगे कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो पतन हुआ उसके बाद में आधुनिक का जन्म हुआ, तो इसके प्रमुख पतन का क्या कारण रहा। इसका प्रमुख पतन का कारण कि परंपरागत
सिद्धांत की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। यह मूल्य की सापेक्ष अध्ययन पर बल देता है, अर्थात आदर्शात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसके कारण इनका मुख्य रूप से पतन हुआ है। 3 नंबर बताया गया है, संस्थावादी अध्ययन पर बल दिया गया, जबकि इसे राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा की है। इसमें राजनीतिक अध्ययन के स्थान पर मूल्यों पर जोर दिया गया। वे अवधारणात्मक विचार का अभाव और इतिहासवाद के कारण इनका मुख्य रूप से पतन का कारण बना है। अब बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। हमने 1 नंबर पर बात की थी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। अब बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।